students, welcome back to my channel Study with Arpita ma'am. We are covering the class 12 political science content, that is the contemporary world politics book. In that first chapter, Cold War era, next topic we are going to study, that is the what is the Cold War. Okay, इसके पहले के दो वीडियो ऑलरेडी कोल्ड वॉर के आपके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपका ओवरव्यू एज वेल एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का डिटेल एक्सप्लेनेशन हो चुका है. सो नाउ इट इज़ रिगार्डिंग विद द कंटेंट ऑफ कोल्ड वॉर. ओके, व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स. तो हमें डेफिनेटली पता है कि कोल्ड वॉर की जो शुरुआत है, ठीक है, या एक बहुत बड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कंडीशन है उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है पड़ा है दुनिया पे, और उसी की वजह से बहुत सारे चेंजेस आपके आए हैं. ठीक. इन 1945 द एलाइड फोर्सेस led by the US, Soviet Union, Britain and France defeated the Axis powers led by the Germany, Italy and Japan, ending the Second World War. सो हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर में दो ग्रुप थे, एक एलाइड ग्रुप फोर्सेस थे और दूसरा एक्सेस पावर्स थे. तो एलाइड पावर्स यानी कि आपका यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये सारे जो ग्रुप है उन्होंने मिलकर किसको डिफीट किया? एक्सेस पावर्स को, दैट इज़ द जर्मनी, इटली एंड जापान. ठीक है, इन कंट्रीज़ के ग्रुप जो है वो डिफीट हो गए थे किससे? बाय द यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि आपका 1939 से 1945 तक चला था. द वॉर हैड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द मेजर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड स्प्रेड आउट द रीजन्स आउटसाइड यूरोप इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, बर्मा एंड पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट. ओके, तो ये जो वॉर है उसमें नियर अबाउट हर कोई इन्वॉल्व हो गया था, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर कोई इन्वॉल्व था. हम भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे ही, ब्रिटेन हम पे कॉलोनियल पावर था उनका, और हमारे जो लोग हैं एज अ सोल्जर्स इन्वॉल्व हुए थे वर्ल्ड वॉर में, राइट. सो हम भी तो इनडायरेक्टली है ही वर्ल्ड वॉर का पार्ट. डेफिनेटली अगर हम डायरेक्टली हमारा नाम नहीं आता, लेकिन ड्यू टू द ब्रिटेन हम इन्वॉल्व हैं उसमें. सो ये जो वॉर है और इसका जो कहते हैं ना एक एरिया, जो लोग इस पर इन्वॉल्व हुए, जो पूरा असर हुआ इस वॉर का, लगभग हर जगह पे पड़ा, चाहे यूरोप हो जाए, यूरोप में आपका साउथ ईस्ट एशिया हो गया, या चाइना हो गया, बर्मा जो इस समय म्यांमार है, ओके, एंड इंडियाज नॉर्थ ईस्ट. द वॉर डिवास्ट्रेटेड द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलियन प्रॉपर्टी. तो इस वॉर का जो असर है वो बहुत बुरा पड़ा है. उसने क्या किया? दुनिया को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया है, पूरी तरह से चीज़ें ख़त्म की हैं. यानी वर्ल्ड वॉर जो है वो दुनिया में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करके गया है, नेगेटिव इम्पैक्ट उसका पड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मरे हैं और बहुत सारे लोग जो हैं अपने रिसोर्सेज, अपनी प्रॉपर्टी खोए हैं. ठीक है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड अर्लियर शेकन द वर्ल्ड बिटवीन 1914 एंड 1918. डेफिनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो पहला वर्ल्ड वॉर भी हुआ ही होगा. तो पहला वर्ल्ड वॉर अपने आप में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे के गया था. ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एग्जांपल था जहाँ पर लोग मरे हैं, देश टूटे हैं या देश बर्बाद हुए हैं, या लोगों की प्रॉपर्टी ख़त्म हुई है, उनका घर बार सब छीन गया है. सो डेफिनेटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अपने आप में असर करके गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो उससे भी बड़ा वॉर था और ज़्यादा असर करके और ज़्यादा इम्पैक्ट दे के गया होगा. ओके, द फर्स्ट वॉर दैट वाज इन 1914 टू 1918, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब है आपका? 1939 से 1945. ओके. द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर. तो हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा है, उसी से यूएस और आपका यूएसएसआर का रिफ्ट शुरू हो रहा है, यानी कि कोल्ड वॉर की शुरुआत है. The World War ended when the United States dropped 2 atomic bombs on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945, causing Japan to surrender. So, एंडिंग पॉइंट कब बोलेंगे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम एंडिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? जब यूनाइटेड स्टेट्स ने जापान की सिटीज़ जो हिरोशिमा और नागासाकी है उस पर बम गिराया था. ठीक है,
और फाइनली जापान को सरेंडर करना पड़ गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा एक बहुत ही ड्रास्टिक क्राइसिस उसके देश में आ चुका था कि उसके पास कोई चारा ही नहीं था, उसको क्या करना पड़ा, सरेंडर करना पड़ गया। Critics of the US decisions to drop critics of the US decision to drop the bombs have argued that the US knew that Japan was about to surrender and that it was unnecessary to drop the bombs. अब क्रिटिक्स मतलब लोग जो है इस इंसिडेंट के बारे में अपनी अपनी राय पेश तो करेंगे, तो कुछ लोगों ने, जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने क्या कहा, यूएस का जो ये बम गिराने का फैसला था वो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं था, मतलब इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि जापान अपने आप सरेंडर करने के लिए रेडी हो ही चुका था, तो वहाँ पे बम गिराने की ज़रूरत क्या थी भाई? अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो एक्सेस पावर्स ग्रुप है वो ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं, तो बहुत क्लियर है कि वो आपकी बात को मानने के लिए रेडी होंगे ही। तो यूनाइटेड स्टेट्स को ये स्टेप लेने की ज़रूरत क्या थी? क्यों फालतू का बम वो लोग गिराए? क्यों इतने सारे इनोसेंट लोगों की जान ली है? और सिर्फ जान नहीं, बल्कि आपको पता है कि उसका सालों तक असर रहा है। सो दैट थिंग वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय द क्रिटिक्स। ओके, दे सजेस्ट that the US action was intended to stop the Soviet Union from making military and political gains in Asia and where elsewhere and to show Moscow that the United States was supreme। तो उन लोगों ने क्या कहा कि ये जो US है, उन्होंने जो बम गिराया है उसका कुछ और ही इंटेंशन था। क्या था? वो चाहते थे कि सोवियत यूनियन जो अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर रहे हैं, जैसे जैसे उन्होंने मिलिट्री और पॉलिटिकल एरियाज़ पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया, यानी अपनी मिलिट्री के सहारे एशिया के कई एरियाज़ पे जिस तरह से वो कंट्रोल स्टैब्लिश करते जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश थी। और साथ में मॉस्को, यानी एक तरह से समझ लीजिए दुनिया को दिखाना, ठीक है, दुनिया को दिखाने की कोशिश है कि अमेरिका जो है, यानी यूनाइटेड स्टेट जो है, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है। ये कौन बोला? ये क्रिटिक्स बोल रहे हैं कि अमेरिका ने ये बम जो गिराया है वो कुछ वॉर को ख़त्म करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हम सबसे पावरफुल हैं, इसलिए हम जो चाहें कर सकते हैं। अगर हमसे कोई दुश्मनी करेगा तो हम उसको क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। तो अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर कंट्री दिखाने के लिए उन्होंने किया। US सपोर्टर हैव आर्ग्यूड दैट द ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बम वॉज नेसेसरी टू स्टॉप द वॉर क्विकली एंड टू स्टॉप फर्दर लॉस ऑफ अमेरिकन एंड एलाइड लाइव्स। लेकिन वही जो यूएस के सपोर्टर है वो क्या कह रहे हैं कि ये जो चीज़ें की गई हैं वो बहुत ज़रूरी था। भाई यूएस ने जो बम गिराया वो क्या है? वो सही फैसला था। क्यों? क्योंकि अगर वॉर ख़त्म करना है तो बहुत ही ड्रास्टिक स्टेप लेने की ज़रूरत थी और इन्होंने ले लिया, तो मतलब सही फैसला था। क्योंकि अगर ये नहीं बम गिराते और ये लड़ाई का अंत नहीं करते तो अभी और क्या होती, और लोगों की जानें जाती, और ज़्यादा जो एलाइड ग्रुप है वो और बर्बाद होता, उनके रिसोर्सेज और ज़्यादा ख़त्म होते। तो उनको उस सिचुएशन से बचाने के लिए अमेरिका ने बम गिराया। वॉट एवर द मोटिव्स, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द राइज ऑफ द टू न्यू पावर्स ऑन द ग्लोबल स्टेज। जो भी रिजल्ट हो, जो भी मोटिव हो, जो भी उनका हिडन एजेंडा रहा हो, लेकिन इसी के साथ हमने ये देखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंत है उसका असर क्या है कि दुनिया के सामने दो नई सुपर पावर्स उभर कर आ रही हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है? दो बहुत ही पावरफुल कंट्री जो है दुनिया के सामने उभर कर आ रही हैं और अब इनके बीच प्रॉब्लम छिड़ेंगी। विद द डिफीट ऑफ जर्मनी एंड जापान, द डिवास्टेशन ऑफ यूरोप एंड in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union became the greatest power in the world with the ability to influence events anywhere on earth। तो जर्मनी और जापान के डिफीट के साथ वही यूरोप जो है कई जगह पे पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। तो डिवास्टेटेड मतलब पूरी तरह से एक तरह से ना सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल या इकोनॉमिकली ड्रेन हो जाना। ठीक, तो वी कैन से सिंपली दैट पूरी तरह से जो यूरोप है वो तबाह हो गया है। ठीक है, काफ़ी देश जो हैं बहुत इकोनॉमिकली ड्रेन हो चुके हैं, साथ में कई और कंट्रीज़ भी वर्ल्ड की। उन सब में क्या नज़र आ रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन ये जो दो कंट्री हैं वो अपने आप में कितनी पावरफुल हैं, और वो पावरफुल ही नहीं है बल्कि वो क्या है, उनमें इतनी ताकत है कि वो किसी कंट्री को भी अपनी तरफ कर सकती है और किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, यानी अपनी बात मनवाने के लिए भी, मानने के लिए भी क्या कर सकती है, मजबूर कर सकती है। तो वो
क्या हो रही हैं, अपने आप को एक हीरो बना रही हैं, और धीरे धीरे इस हीरो की बात जो है सब लोग मानेंगे, और नहीं मानेंगे तो ये लोग ज़बरदस्ती मनवा भी सकते हैं। तो दोनों सिचुएशन को दिखाया जा रहा है। While the Cold War was an outcome of the emergence of the US and the USSR as the two superpowers rival to each other, it was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs is too costly for any country to bear. तो वही कोल्ड वॉर जो है एक तरह का सबक दे रहा है, एक सिचुएशन ला रहा है कि दो कंट्रीज यूएस और यूएसएसआर जो है वो किस तरह से सुपर पावर बन रही है, और साथ में इनके बीच में किस तरह से लड़ाई शुरुआत हो रही है। क्या हो रहा है, अब राइवल हो गए हैं, दुश्मन हो गए हैं। जो कंट्रीज आपस में एक साथ लड़ी हैं, अब उनको क्या है, उनको अपने आप को साबित करना है। वो चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, वो सबसे बड़े पावरफुल कंट्री के रूप में जाने जाएं। तो अब दो कंट्रीज़ के बीच में, जो यूएसए और यूएसएसआर जो है, उनके बीच में टकराव शुरू हो गया है। लेकिन सिर्फ एक सिचुएशन नहीं हो रही है, बल्कि कोल्ड वॉर के समय में हमें ये भी समझ में आ रहा है कि आपके एटम बम्स या कोई भी इस तरह का जो सिचुएशन है उसकी वजह से देश पे क्या असर पड़ता है, किस तरह से देश जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। द यूजर्स ऑफ द एटम बम्स जो कि बहुत महंगा होता है, तो वो क्या करता है, देश को इकोनॉमिकली ड्रेन कर देता है, और उससे जो डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उसका जो असर हो रहा है, तो ये किसी भी कंट्री के लिए हेल्दी सिचुएशन नहीं होती है। यानी कोई भी कंट्री इस तरह के सिचुएशन में नहीं अपने आप को डालना चाहेगी। द लॉजिक इज सिंपल येट पावरफुल। व्हेन द टू राइवल्स आर इन द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स capable on inflicting death and destruction unacceptable to each other. ओके, तो जब हम देख रहे हैं कि दो जो आपके राइवल पावर्स हैं, जब उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, किसी को भी अफेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो उस कंटेंट में कहा जा रहा है कि इनको अगर जो दो सुपर पावर्स हैं, जब इनके पास क्या आ जा रहा है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जा रहा है, जैसे ही वो पावरफुल बन जा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास वो ताकत आ जा रही है जिसके वजह से वो बहुत सारे बेगुनाह लोगों की जान भी ले सकते हैं, साथ में किसी को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो क्या वो इस चीज़ के लिए रेडी हैं? डेफिनेटली नॉट। ओके, a full-fledged war is unlikely. Okay, the destruction unacceptable and to each other, and a full-fledged war is unlikely. Okay, so definitely जो ये destruction है, जो लोगों की जान जा रही है, वो क्या है, unacceptable है, बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। इस तरह की चीज़ों को नहीं लोग एग्री करेंगे, और ना तो full-fledged war के कंटेंट पे चीज़ों को करना चाहते हैं। ओके, In spite of provocations, neither side would want to risk war, and since no political gains would justify the destructions of their societies. तो डेफिनेटली चाहे कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन किसी भी तरह से ये लोग क्या हैं, वो चाहते नहीं हैं कि कोई वॉर की सिचुएशन आए। कोई भी जो है, चाहे दोनों में कितना भी झगड़ा क्यों हो, जितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, लेकिन किसी भी तरह से वो ये वॉर का रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, वो किसी भी तरह से आपस में भिड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इससे जो डिस्ट्रक्शन होने वाला है उसको वो लोग सह नहीं पाएंगे। ओके, इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर बोथ साइड विल बी सो बैडली हार्म दैट इट विल बी इम्पॉसिबल टू डिक्लेयर वन साइड और द अदर साइड एज द विनर। सो जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो दोनों कंट्रीज इतनी बुरी तरह से बर्बाद होगी कि ये कह ही नहीं पाएंगे कि कौन जीता कौन हारा। अगर नाम की जीत किसी के पास आ भी जाएगी तो भी वो इतना बर्बाद हो जाएगा कि उसकी जीत का कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई सेंस ही नहीं बनता इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में वॉर होने की का सिचुएशन खड़ा करने का। Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapons of its rival, the other would still be left with enough nuclear weapons to inflict unacceptable destruction. चाहे कोई एक जो है वो प्लानिंग कर ले, अटैक कर ले, या उनके न्यूक्लियर वेपन्स को डिसेबल भी कर ले, उसके बावजूद जो है दूसरा जो है, जो दूसरी कंट्री होगी उसके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स होंगे कि वो पहली कंट्री को क्या कर सकती है, पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है।
तो अगर इनमें से कोई प्लानिंग करे कि हम जाकर उनके कुछ न्यूक्लियर वेपन्स को कुछ को वो कर दें, ख़त्म कर दें या डिस्ट्रॉय कर दें, तो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा है कि एक साथ तो सारा आप ख़त्म कर नहीं सकते हो, और जो बचेगा वही काफ़ी है देश को, दूसरे देश को बर्बाद करने के लिए। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिक ऑफ द डिटरेंस। ओके, जहाँ पर बोथ साइड हैव द कैपेसिटी टू बी retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford the initiate war. So the logic of deterrence का मतलब क्या हो गया भाई, समझदारी से काम लो कि आपको पता है कि आपके पास सारे पावर हैं, आपके पास इतना पावर है कि आप पूरी तरह से अटैक भी कर सकते हो, दूसरे को बर्बाद भी कर सकते हो, लेकिन साथ में ये भी समझ लीजिएगा कि आप दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर सकते हो। तो इसीलिए कोई भी जो है पहला स्टेप लेना ही नहीं चाहेगा वॉर के लिए, मतलब वॉर तो करना ही नहीं है, तो दिमाग वहाँ तक जाना ही नहीं है कि वॉर हम इनिशिएट करें। ओके, तो कोई भी इनिशिएट वॉर करना चाहेगा ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो दूसरे पे अटैक करेंगे तो दूसरा वाला भी उन पर काउंटर अटैक करके उनको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। Thus the Cold War, in spite of being an intense form of rivalry between the great powers, remained a cold, not hot or shooting war. The deterrence relationship prevents war but not the rivalry between powers. तो चाहे कोल्ड वॉर, चाहे उसमें दोनों कंट्री जो है वो कट्टर दुश्मन क्यों ना रहे हों, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो वॉर था वो हमेशा कोल्ड ही रहा, यानी कि पीठ पीछे या प्लानिंग प्लॉटिंग वाला ही वॉर रहा। कभी भी वो हॉट या शूटिंग वॉर के रूप में आया ही नहीं, यानी कि डायरेक्ट वॉर के कंटेंट पे आया ही नहीं। तो चाहे जितना भी कर लिया जाए, ना तो ये डायरेक्ट वॉर में आ रहा और ना इन लोगों के बीच का, यानी यूएस और यूएसएसआर के बीच का जो झगड़ा है, मनमुटाव है, जो डोमिनेंस का एक खेल खेला जा रहा है, जो आइडियोलॉजी का टकरार है, वो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। नोट द मेन मिलिट्री features of the Cold War. The two superpowers and the countries in the rival blocs led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. तो जो मिलिट्री फीचर था, सबसे इम्पॉर्टेंट मिलिट्री फीचर जो आपका कोल्ड वॉर के समय का था, वो क्या दिखाया जा रहा है कि वो जो दोनों कंट्रीज़ हैं सुपर पावर्स हैं, उन्होंने क्या बना लिया, दो ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से बना दिए हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि वो जो हैं वो प्रॉपरली एक आइडियल की तरह रिप्रेजेंट हो। ओके, जो आपके सुपर पावर्स के साथ जो कंट्रीज़ जुड़ी हो रही हैं वो अपने अपने ब्लॉक के लिए, यानी अपने अपने लीडर्स के लिए क्या हो, लॉयल हो, उनके लिए प्रॉपर काम करें, एक रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेने में हेल्प करें। दे वेर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर्स। साथ में ये भी इतने भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ठीक है, यूएस और यूएसएसआर अगर नहीं लड़े तो ये नहीं है कि हम उनके ग्रुप में तो हम भिड़ जाएं, क्योंकि अगर वो भिड़ेंगे तो फिर यूएस और यूएसएसआर को आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जिम्मेदारी की भी बात है कि हम नहीं लड़ रहे तो आप भी नहीं लड़ोगे, चाहे आप हमारे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन आप लड़ोगे नहीं, क्योंकि अगर आप लड़ने पर आओगे तो फिर हमें भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फिर बात तो वही हो जाएगी कि हम जिस लड़ाई से बचना चाह रहे हैं वो हमें लड़नी ही पड़ रही है। तो उनकी भी जिम्मेदारी रही है कि वो भी एक जो स्टेप्स हैं वो बहुत प्रॉपर लें और कहीं से भी कोई भी ऐसी कंडीशन ना करे जहां उनको वॉर फेस करना पड़े। When two superpowers and the bloc led by them are in a deterrence relationship, fighting wars will be massively destructive. तो चाहे सुपर पावर्स हो या उनके जो साथ जुड़ी कंट्रियां हैं, अगर वो किसी भी तरह से लड़ने पर आएंगी ही तो क्या होगा, मनमुटाव तो है ही, तो अगर उनके में लड़ाइयाँ होंगी तो क्या होगा, वो बहुत ही उसका बुरा इम्पैक्ट आएगा, यानी कि बहुत लार्ज स्केल में डिस्ट्रक्शन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मेंट बीइंग रिस्ट्रेन एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर। तो इसलिए क्या है भाई, जिम्मेदारी उठाओ, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है कि किसी भी तरह से आपकी जो लड़ाई है वो लड़ाई तक ही रहे, ना कि प्रॉपर ओपन झगड़े के रूप में आ जाए, मारपीट के कंटेंट में वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाए, यानी वॉर के कंडीशन में नहीं आना है। तो किसी भी तरह से वॉर का रिस्क लेना ही नहीं है, चाहे इसके लिए किसी भी तरह से चीज़ों को मैनेज करना पड़े। ठीक है, अब आप सिंपल सोचो, अगर दो कंट्रीज छोटी ही लड़ेंगी, दोनों ब्लॉक की अलग अलग ग्रुप वाली, तो फिर सुपर पावर्स बीच में आएंगे, सुपर पावर्स आ गए तो उनके साथ बाकी कंट्रीज भी आ जाएंगी, तो फिर से एक वॉर हो जाता ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन हो जाती। तो वो कंडीशन बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। ओके,
सो इस पर्टिकुलर कंटेंट में हमें एक एश्योरिटी मिलती है कि भाई ये लोग ओपन झगड़े में नहीं आएंगे, वॉर में नहीं आएंगे, तो एक दूसरे को मारे काटेंगे नहीं, यानी जो ह्यूमन लाइफ है वो हम नहीं खोएंगे, ठीक है। उनका सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा बेटर रहेंगे। अगर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई तो फिर मास किलिंग हो जाएगी, फिर लास्ट केयर में जो है ह्यूमंस अपनी लाइफ को लॉस करेंगे। सो ये जो कोल्ड वॉर है वो हमसे कम ये तो अश्योर कर रहा है कि लोग भाई कहते ना जान माल का खतरा नहीं रहेगा, तो वो वाला कंटेंट। ओके, सो दिस मच फॉर द टुडेज वीडियो। ओके, we will meet with our next topic, the emergence of the two superpowers. Okay, the emergence of the two power blocks, जो ग्रुप आपके फॉर्म होंगे उसके रिगार्डिंग बात, ठीक। So if you like the video, just like, subscribe and share the channel, and we will continue this chapter in our next video. Okay, till then, good day everyone.